नमस्कार दोस्तों, कथा वार्ता में आपका स्वागत है। आज प्रस्तुत है पुष्पा भाटिया जी द्वारा लिखी कहानी अब तक कहाँ थी तुम। उनके आंसू बहे जा रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रोने के लिए यह जगह कितनी सुरक्षित है। थकने लगी थी, फिर भी बाथरूम से निकलने का मन नहीं हो रहा था। गले से घुटती आवाजें निकलने लगीं। ससुराल वालों या पति की ओर से यश ना मिले समझ में आता है, लेकिन जब बच्चे भी उसी स्वर में बात करें तो कितना नीचा महसूस होता है। सुबह सुबह डिम्पल का फोन आया था। माँ, ऑफिस के काम से पुणे आ रही हूँ, लंच घर पर ही करूँगी, शाम की फ्लाइट है वापसी की। डिम्पल सुमेधा की विवाहित बेटी, एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव है। उसका एक पैर हमेशा फ्लाइट में ही रहता है। कभी मिलकर बैठने, यहाँ तक कि कभी कभी तो फोन पर भी बात करने का समय नहीं मिलता उसे। प्रफुल्लित मन से सुमेधा लंच तैयार करने में जुट गई। मटर पनीर, भरवा बैंगन, बूंदी का रायता, साथ में सूखे मेवों की खीर। डिम्पल का मनपसंद लंच तैयार करके वह बालकनी में कुर्सी खिसकाकर बेसब्री से बेटी के पहुंचने का इंतजार करने लगी। कपिल और अंजू को भी उन्होंने रोक लिया था। आदित्य ने जरूरी मीटिंग का वास्ता देकर लंच पर रहने में असमर्थता दिखाई थी, मगर वह शाम को ऑफिस से सीधे एयरपोर्ट पहुंचने वाले थे। दफ्तर का काम निपटाकर 1 बजे तक आती हूँ, कहती हुई डिम्पल जब 2:30 बजे घर पहुंची तो सुमेधा ने मीठी सी झिड़की देकर इतना भर ही तो कहा था, अभी भी वैसी की वैसी है गुड्डी, घर की तो सुध ही नहीं। कम से कम आज तो समय पर घर आती, अब 2 घंटे के बाद से ही वापस आने की भी रट लगाओगी। माँ, आप भी ना, बाहर काम करने वालों की जान को लाख परेशानियां होती हैं, सब इतना आसान नहीं होता जितना आप समझती हैं, डिम्पल ने खींच कर कहा। तो कपिल ने भी मौका देखकर तुरंत चौका मारा था। छोड़ो ना दीदी, माँ क्या जाने भला बाहर काम करने वालों की परेशानियां। उनकी तो जिंदगी घर में ही कट गई, परफेक्ट हाउस वाइफ बनकर। उनके लिए तो घर मेरा मंदिर, घर ही मेरी पूजा। बात भले ही कितनी सरल और मजाकिया तरीके से कही थी, लेकिन तीर की तरह जाकर धंस गई थी सुमेधा के मन में। वह तो अच्छा हुआ अंजू चौके में थी, वरना कितना खराब महसूस करती उसके सामने। चेहरा क्षोभ से काला पड़ गया और आंखें पनीली हो गई थी। माँ का चेहरा देखकर बच्चे समझ गए थे कि उन्होंने यह सब सहजता से नहीं लिया है। उस समय तो सुमेधा ने नॉर्मल होने का दिखावा किया, मगर बच्चों के घर से निकलते ही उनके सब्र का बांध टूट गया। आत्म जागृति का पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हाउसवाइफ शब्द दिमाग पर हथौड़े की तरह चोट करने लगा था। सही कहती है बिन्नी, घर की व्यवस्थाओं में लगी औरत जाहिल और गंवार, चाहे खाल की जूती भी बनाकर सबको पहना दे, यही कहा जाएगा कि थोड़ी चुभ रही है जूती। लेकिन उसी औरत को घर से बाहर छोटा सा अवार्ड भी मिल जाए तो वाहवाही। बिन्नी उसकी क्लासमेट, सुमेधा के लिए सिर छिपा लेने का एकमात्र आश्रय स्थल। बचपन से लेकर दोनों के सुख दुख एक थे। जब भी मन परेशान होता वह बिन्नी को फोन घुमा देती और वो सुमेधा को समझाना शुरू कर देती, कमजोर मत बन, मजबूत बन। अगर कमजोर बनेगी तो हर कोई तेरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा, अगर बन ना सके तो कम से कम दिख जरूर। लेकिन सुमेधा कमजोर बन गई, कुछ स्वभाववश और कुछ परिस्थितिवश। धीरे धीरे वह बिन्नी से भी कतराने लगी थी। खुद को हर पल दूसरों की नजरों में कमजोर साबित करते रहना क्या कम यंत्रणादायक होता है। घबराकर उन्होंने खिड़की खोल दी। मस्तिष्क के तंतुओं पर पुनः झंकार हुई। आज जो आदित्य और बच्चे इस पोजीशन पर पहुंचे हैं, उस सहारे को कैसे इतनी आसानी से भूल गए, जो उस समय उनके लिए मजबूत संबल बना था। जब वे अपने पंख पसारने को घर से बाहर निकले थे, कोई था जो उन्हें उनके नए क्षितिज तलाशने में हर तरह से मूक सहयोग पहुंचा रहा था। सुमेधा ने बहते पानी को अंजुरी में भरा और मन भर के चेहरे पर छींटे मारे। तौलिए से अपना चेहरा पोंछा और बाथरूम से बाहर निकलकर रामदेवी के साथ मेथी का साग तोड़ने बैठ गई।
शादी के बाद नौकरी नहीं छोड़ूंगी, इसी शर्त पर उन्होंने आदित्य से शादी के लिए हाँ की थी। अच्छी नौकरी थी और 1 से 2 कमाऊ हाथ, यही सोचकर आदित्य ने उनकी शर्त मान ली थी। डिम्पल के होने तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन डिम्पल के कुछ माह के होते ही आदित्य की माँ चल बसी। इतनी छोटी बच्ची को कौन संभाले, यह यक्ष प्रश्न सामने खड़ा था। आदित्य ने सुमेधा को साल भर का ब्रेक लेने को कहा और कोई विकल्प था भी तो नहीं। न चाहते हुए भी सुमेधा को ब्रेक लेना ही पड़ा था। डिम्पल 1.5 साल की हुई तो उसके लिए बाई का बंदोबस्त करके सुमेधा ने फिर से वही नौकरी ज्वाइन कर ली। लेकिन 6 महीने के भीतर ही कपिल गर्भ में आ गया। सुमेधा हतप्रभ थी। इस अनचाहे मेहमान के लिए ना तो वह शारीरिक रूप से तैयार थी, ना ही मानसिक रूप से। कपिल जन्म से ही दुबला पतला और कमजोर बच्चा था। रो रो कर जान हलकान किए रहता। उन दिनों घर से डॉक्टर के क्लिनिक तक की दौड़ ही खत्म नहीं होती थी। उसी समय आदित्य का भी प्रमोशन हुआ, काम बढ़ गया और काम का दायरा भी। टूर पर भी जाना पड़ता था, चाहे घर में राशन का इंतजाम करना हो या गृहस्थी के दिन भर के ढेर सारे बिल जमा करने हों, बच्चों की फीस भरनी हो या डॉक्टर के पास ले जाना हो। ये सारी जिम्मेदारियां सुमेधा के कंधों पर ही टिकी हुई थीं। सो इस बार जो ब्रेक शुरू हुआ वो सालों साल खिंचता चला गया। बच्चे बड़े हुए, स्कूल जाने लगे और सुमेधा अपनी हर जिम्मेदारी को निभाते हुए अपना काम, करियर सब कुछ भूलकर जैसा चल रहा था वैसा ही चलने देती रही। ना कोई स्पंदन, ना कोई आहट। जब कुछ वक्त मिलता तो आत्मसंतुष्टि के लिए थोड़ा लिख लेती। कुछ छप जाता तो मन को अपने खास होने का एहसास दे जाता। डिम्पल शायद 10वीं में थी जब अचानक बिन्नी घर आदम की थी। बोल्ड और बिंदास, बिना किसी लाग लपेट के बोली, सु, हमारी प्रिंसिपल सुवेरा जी एक मैगजीन लॉन्च कर रही हैं और उसके संपादकीय समूह के लिए उन्हें तेरी जरूरत है। अगले सोमवार मिल लो उनसे, घर में कोई अव्यवस्था ना हो जाए। अपने अरमानों को यूं बर्फ मत होने दे सू, मत घुटियूं, अपने मन को पत्थर मत बना, अपने दिल की धड़कन सुन। अंदर कुछ दरक गया था सुमेधा के। भेद भरे स्वर में इतना ही कह पाई थी, बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम दोनों घर से बाहर रहेंगे और घर में बच्चे अकेले। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो? बरसों पहले का वह दृश्य याद करके आज भी पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। उस दिन कुछ पेपर घर पर छूट गए थे। उन्हें लेने दोपहर को अचानक घर पहुंची तो घर के बाहर 2 गाड़ियां खड़ी थीं। घर में घुसी तो 2 अजनबी लड़कों को घर में घुसा पाया। एक लड़का कपिल के साथ सिगरेट का धुआं उठा रहा था और दूसरा डिम्पल के साथ था दूसरे कमरे में। सारा दृश्य देखते ही उनके तन बदन में आग लग गई थी। दोनों लड़कों का हाथ पकड़कर बाहर घसीटा। उस दिन पहली बार सुमेधा का हाथ उठा था। कड़ा रुख अपनाकर मामला रफा दफा तो हो गया, लेकिन उस दिन के बाद सुमेधा के करियर पर ब्रेक नहीं, फुल स्टॉप लग गया था। अचानक एक तेज आवाज हुई। शायद कोई विमान घर के ऊपर से गुजरा था। सुमेधा की सोच अनवरत थी। एक स्त्री तत्परता से घर बाहर का मोर्चा संभाल सके, इसके लिए उसे भी परिवार के सहयोग और ईमानदार रिश्तों की आवश्यकता होती है। आज मेरी हंसी उड़ा रहे इन बच्चों ने अपनी गलतियां कितनी आसानी से भुला दी। यह भी भूल गए कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए सुमेधा ने अपने हर पौधे के लिए खुद को खाद बनाया था। यदि वह करियर वुमन से होम मेकर ना बनी होती तो ये दोनों बच्चे करियर की इन ऊंचाइयों को छू भी ना पाते। रोते रोते जब वह थक गई तो झटके से उठी और अपने कमरे में रखी बंद अलमारी खोलकर उसके सामने खड़ी हो गई। गड्ढ-मड्ढ हो चुके भावों के झंझावात को झेलते सहते हुए निगाह एक फाइल से दूसरी फाइल पर फिसलती जा रही थी। लग रहा था मधुर अतीत परत दर परत खुलता जा रहा है। एमए साहित्य, एमए पत्रकारिता जैसी डिग्रियां, ढेरों इनामी प्रमाण पत्र, छपी हुई रचनाओं की कटिंग्स, जिए हुए कल को सांसों में भरने की लालसा मन में जगी तो उन्हें छूने पलटने का क्रम देर तक चलता रहा।
मानो अपना खोया हुआ आत्मविश्वास, खोई हुई पहचान पुनः पाना चाहती हूँ। 20 वर्ष का सुदीर्घ कालखंड असंख्य धूल कणों का रूप धरकर भी मुस्कान को आच्छादित नहीं कर पा रहा था। तभी हाथ में एक डायरी आ गई। धूल की परतें उसके कवर पर इस कदर जमी हुई थीं कि पहचान में नहीं आ रही थी कि किसकी दी हुई है। जरा सा झाड़ कर देखा तो स्मृति लोक के तार झंझना उठे। ये डायरी कभी उसे बिन्नी ने ही दी थी। अंगुलियों में थरथराहट भर गई और भीतर खलबली। उन्हें आश्चर्य हुआ, जिस बिन्नी को अक्सर फटकार दिया करती थी, आज वही भावनाओं की उत्प्रेरक कैसे हो गई। तुम्हारी लेखनी में कुदरत का एक मधुर जादू समाया हुआ है, जो तुम्हें सामान्य से विशिष्ट बनाता है। तुम्हारे शब्दों का इंद्रजाल तुम्हारी छवियों को यूं मनोरम बनाता है कि हृदय का एक एक कतरा उसमें खो जाता है। तुम्हारे शब्दों में प्राणों का कंपन है, गीतों में हृदय की अनुगूंज है। अनवरत साधना में रत रही तो एक दिन शिखर पर अवश्य पहुंचोगी। तभी साहित्य अमृत पत्रिका का एक पुराना अंक हाथ में आ गया। संपादकीय में सुवीरा जी के शब्द मोती से टके थे। घर से पराई हुई तो नए लोगों में आई। जैसे धान के पौधे को क्यारियों से निकालकर ले जाया जाता है खेतों में, फिर उन्हें दिया जाता है बहुत सारा पानी जड़ें जमाने के लिए, पर नई जगह में वो पानी मिले ऐसी आशा बहुत कम ही होती है। संभलना होता है अपने ही बलबूते पर और चलाना होता है जीवन का हर कदम। ऐसा लगा जैसे डायरी में प्राणों की तपिश भर गई हो। पहली बार एहसास हुआ, गलत लोग नहीं बल्कि वह खुद है। सही कहती है बिन्नी, सू तू एक मकड़ी की तरह है जो अपने इर्द गिर्द एक जाला बुनती रहती है। इस जाले को तोड़कर तुझे बाहर निकलना होगा। एक ठंडी सांस भरकर सुमेधा उठ खड़ी हुई। दिन अभी बहुत बाकी था। आदित्य और बहू बेटे के आने में फिलहाल काफी समय था। क्यों ना बिन्नी के पास हो आए। इस तरह अकेली तो वह पगला ही जाएगी। तभी बिन्नी का फोन आ गया। रिसीवर उठाते ही सुमेधा बोली, बिन्नी मैं वापस आना चाहती हूँ, कोई स्कोप है क्या? सू तू सच कह रही है? हाँ। ग्रेट। सुबह 11 बजे तुझे लेने के लिए मैं खुद आती हूँ, तैयार रहना। रात को डिनर खत्म होने के बाद सुमेधा ने अपेक्षाकृत संतुलित शब्दों में अपनी बात शुरू की। कल से मैं साहित्य अमृत फिर से ज्वाइन कर रही हूँ। क्या? आदित्य का मुंह खुला का खुला रह गया। बहू असमंजस में थी। कपिल ने रुष्ट होकर कहा, माँ ये क्या बचपना है, हमारे जरा से मजाक का यह नतीजा? मजाक नहीं कपिल, बहुत दिनों से सोच रही थी कुछ करूं, लेकिन पंख नहीं मिल रहे थे। आज वो पंख मिल भी गए, बस उड़ान भरना बाकी है। माँ आप तो जानती हैं हम दोनों वर्किंग हैं एंड वी आर प्लानिंग फॉर अ चाइल्ड, उसकी देखभाल। घर में फुल टाइम मेड है, फिर जरूरत पड़ी तो बहू भी ब्रेक ले सकती है। मैंने भी लिया था, एक बार नहीं 2 बार। अंतिम शब्दों को सुमेधा ने मानो हौले से चबाते हुए बाहर उछाला। जीवन की आपाधापी में तुम सबके बारे में सोचकर ही तो मैं 2 बार आसमान तक पहुंचकर अपने पंख कुतर चुकी हूँ। अब थोड़ा सा मनचाहा मुझे भी जी लेने दो, उड़ लेने दो एक ऊंची उड़ान। मनचाही जिंदगी जीने का हक जैसा तुम्हें है वैसा मुझे भी है। सुमेधा का गंभीर स्वर सुनकर सभी चुप हो गए थे, लेकिन टेबल छोड़ती सुमेधा के चेहरे पर तसल्ली भरी मुस्कान थी। अगले दिन की तैयारी करके उस रात वह बड़ी शांति की नींद सोई। जानती थी कि आने वाली सुबह की रंगत उनके लिए कुछ खास थी, गुलाबी, स्निग्ध और आशाओं भरी। अभी आप सुन रहे थे पुष्पा भाटिया जी की लिखी कहानी अब तक कहाँ थी तुम।